भारत के इतिहास के अंदर आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। ये कोई इतिहासकार आकर के मुझसे कह सकता, राजपूत नाम की कोई जाति नहीं थी। हाँ, उन लोगों के लिए जो अपना सर कलम कराते थे, युद्ध रणभूमियों में मरते थे, उन्हें रजपूत कहा जाता था। क्या कहता था? रजपूत। इसलिए इतिहास में भी लिखा हुआ है रजपूती। महाराणा प्रताप के वहां भी लिखा हुआ है कि रजपूती, रजपूती शब्द है ना। आज बाजार में जाते हो तो कपड़े खरीदने जाते हैं महिलाएं, तो आजकल महिला क्या बोलती है पता है? तो रजपूती ड्रेस दो सर, रजपूती है, रजपूती पोशाक, रजपूती पोशाक। वहां भी शब्द जिंदा है, रजपूती, राजपूती नहीं। राजपूती पोशाक दो ऐसा नहीं है, रजपूती पोशाक। तो वो रजपूत शब्द है इतिहास में, राजपूत शब्द नहीं है। राजपूत शब्द बनाया गया जब इस देश के अंदर उनको पता चला कि तथाकथित आजादी हमें मिलने वाली है, ब्राह्मणों का भारत में राज स्थापित होने वाला है। उस समय इन मूर्खों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, इसलिए उन्होंने जो राजघराने थे या राजघरानों से संबंधित लोग थे, जो इतिहास में कभी 400 साल 500 साल पहले राजघरानों में रहे, उसके बाद तो मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, कहां राजघराने रहे, सब खत्म हो गए। लेकिन जो रहे ना, उन लोगों को जोड़ दिया कि तुम राजा के पूत हो और राजा हो। तो राजा के पूत होना ये भी एक आइडेंटिटी है, कास्ट नहीं। इसलिए राजपूतों में भी सोलंकी है, परमार है, वाघेला है, भाटी है, चौहान है, राठौड़ है, परमार है, पंवार है। जो हम में है वो उनमें भी, जो कुमारों में है, जो माड़ियों में है, सब में है। ऐसी कोई कास्ट नहीं है जिसके अंदर ये नक ना हो। इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं उस नक के आधार पर, यानी मूल पहचान, नक का मतलब होता है मूल। आप लोगों को पता नहीं होगा, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे थे, मैं आपको जनरली बात बता दूं कि जब आदमी मरता है ना, तो जमीन में दफनाया जाता है या फिर उसे जलाया जाता है। जमीन में दफनाया जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं कि जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। लेकिन जो बाहर होता है, जलाया जाता है, तो उसका कोई अवशेष ना बचे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये 32 दांत और 20 नाखून ये नहीं जलते। आजकल इलेक्ट्रिक वाली मशीनें आ गई, उसमें भी नहीं जलते, नहीं जलते। इसलिए इनको कहा जाता है मूल, नख। तो हमारा जो नख है वो किसी का राठौड़ है, किसी का चौहान है, किसी का परमार है, किसी का पंवार है, किसी का सिसोदिया है, तो किसी का सोलंकी है, किसी का भाटी है। इसका मतलब है कि नक के आधार पर हर जाति एक है, काम अलग अलग है, लेकिन हर जाति एक है। आज हमें उन लोगों ने बांट दिया और लड़ा रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम कह दोगे कि महाराणा प्रताप भील नहीं थे, हम कह देंगे कि राणा प्रताप राजपूत नहीं थे, क्या फर्क पड़ जाना है? और ये कर कौन रहा है? जिसके हाथ में कलम है वो कर रहा है। उस कलम के सही को क्यों नहीं पकड़ते कि इसके सबूत दे हमें? आज तक जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उनके ही द्वारा लिखे गए हैं, और उन्होंने ही हमें कहीं किसी को नीच बना दिया, कहीं किसी को कुछ बना दिया। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, जातिवाद के अंदर कितना उन्होंने मजबूती की है ये पता नहीं आपको। ये एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करता हूं। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अभी जो हमारे समाज में या हमारी जाति में या हमारे इन संगठनों में चल रहा है, इसका खुलासा आज जरूर करूंगा। जाति व्यवस्था बनाई तो सुनार शूद्रों की जातियां बनाई, शूद्रों की ऊपर तो तीनों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण है, वहां जाति नहीं है। जातियां सिर्फ शूद्रों में है। तो शूद्रों में एक जाति है जो सबसे ऊंची और गौरवशाली है, और वो है सुनार। क्योंकि वो सोने का काम करता है, चांदी का काम करता है। सोने चांदी का काम करने वाला, उसका मनोबल भी ऊपर होता है। वो कहता है मैं सबसे ऊपर हूं। उसको एक ऐसा भ्रम होता है कि मैं सबसे ऊपर हूं। और जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे जो सफाई करने वाला होता है, भंगी,
73, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, सफाई कर्मी, वो होता है सबसे नीचे, वो होता है, और सबसे ऊपर सुनार होता है। अब सुनार है, उसको इस बात का घमंड ना हो जाए कि मैं सबसे ऊंचे हूं, तो वो कल को ये भी कह सकता है, हे ब्राह्मण मैं तेरे से भी ऊपर हूं, कह सकता है ना। ब्राह्मण को इस बात का डर है कि अगर इसमें एक स्वाभिमान पैदा हो गया कि मैं ऊंचा हूं, मैं ऊंचा हूं, तो कल को वो क्षत्रिय को भी कह देगा मैं तेरे से भी ऊंचा हूं, ब्राह्मण को भी कहता तेरे से ऊंचा हूं। इसलिए उसने क्या कहा, उसने उसको ऊंचाई से धरती पर लाया, और धरती पर लाने के लिए क्या कहा कि सुबह सुबह सुनार मिल जाए तो फिर हो गया काम। सुबह सुबह सुनार का मुंह नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं। वो सुनार जिसके अंदर एक स्वाभिमान था कि मैं ऊंचा हूं, वो कहीं ब्राह्मण से श्रेष्ठ बनने का प्रयास ना कर ले, इसलिए उसको कहा कि तेरा तो मुंह भी कोई नहीं देखता। और अगर भंगी को कहीं इस दिन का पता चल जाए, भंगी को इस बात का एहसास हो जाए कि अरे मैं निचले पायदान पे हूं, मैं सबसे नीच हूं, मुझे सबसे नीच माना जाता है, ये एहसास धीरे 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 उसके अंदर पनप गया, तो एक दिन बड़ी क्रांति का कारण बन सकता है, बड़ी क्रांति का कारण बन सकता है। अरे भाई, ब्राह्मण सबकी कुंडली पढ़ता है, ब्राह्मणों की कुंडली सिर्फ ताराराम ही पढ़ता है, और सबूतों के साथ पढ़ता है, और पढ़ करके बोलता है, और सोशल मीडिया पर बोलता है औकात तो आ जाए। भंगी को क्या कहा कि उसे हीन और नीच होने का एहसास ना हो, इसलिए कहे कि सुबह सुबह भंगी मिल जाए और हाथ में झाड़ू हो, फिर तो क्या कहने। भगवान का रूप होता है, ओहो, इसलिए वो सुबह सुबह निकलता है ना, तो अपना हथियार लेके ही निकलता है। फिर जो सामने मिलता है वो खुश होकर 5-10 रुपए देता है ना। कैसे नीच होने वाले को एहसास ना हो, इसलिए क्या भावना भर दी, और कैसे ऊंचे वाले को ये घमंड ना हो जाए कि मैं ऊंचा हूं, कैसे धरती पर लाया। ये 2 उदाहरण ही जाति व्यवस्था को समझने के लिए बहुत है। अगर समझना चाहो तो, ना समझना चाहो तो कुछ नहीं, फिर बेकार है, मेरी सारी बातें बेकार। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आखिरी बात, और वो आज के भाषण की आखिरी बात ये है, दुनिया में जो भी परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तनों के कुछ लक्षण होते हैं, परिवर्तनों के कुछ लक्षण होते हैं। साहब आप तो पढ़ाए हो, जिंदगी भर परिवर्तन ही पढ़ाए हो। बच्चे जवान होते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है, पेड़ बड़ा होता है, फल देने लायक होता है, उसमें परिवर्तन होते हैं। बरसात का आना होता है तो मौसम में परिवर्तन होते हैं। जब कोई बड़ा काम होना होता है तो पहले उस परिवर्तन से पहले कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आज जो हमारे समाज में टकराव दिखाई दे रहा है, आज जो बहसबाजी सुन रहा हूं, आज जो ग्रुपों के अंदर चल रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग दुखी हैं, मैं बहुत खुश हूं, खुश हूं। क्यों खुश हूं मालूम है? कि जो समाज कभी चर्चा करने लायक नहीं था, वो आज बहस कर रहा है, चाहे अपने ही ग्रुपों में क्यों ना कर रहा हो, चाहे अपने ही समाज के लोगों से क्यों ना कर रहा हो। अरे कम है हमारे में कि बहस करने काबिल तो बना दिया, बहस करने काबिल बना दिया। हाँ, अब ये जो बहस है, ये उस मंथन की तरह है जो महिलाएं दही के अंदर मिठौनी डाल करके मत्ती है और फिर झाग आते हैं। अगर वो ये समझ करके निराश हो जाए कि इन झागों से क्या होना है, लेकिन उस महिला को पता है इन झागों में घी छुपा हुआ है, इन झागों में घी छुपा हुआ है। बड़े प्यार से उन झागों को लेकर के इकट्ठा करती है, फिर हिलाती है तो फिर वो मक्खन का रूप बन जाता है, और वो मक्खन जब गर्म होता है तो उसमें से घी निकलता है।
जैसे आज बिजली घर वालों का निकल रहा है। पता नहीं वो सोच रहे कब बंद करे, कब बंद करे, लेकिन कर ही नहीं रहा। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से भी अगर आपके पास में निराशा आ गई, हताशा आ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो आप समाज का काम कभी नहीं कर सकते। ये मेरे 35 साल का अनुभव बता रहा हूं। नेगेटिविटी मेरे अंदर भी कई बार आती है, अभी भी आती है, लेकिन 2 मिनट में भगा देता हूं। इधर कोई जगह नहीं है, जाओ, बेड एक ही है। नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये बात कह रहा हूं, मोटिवेशन के लिए बात कह रहा हूं। समाज में जब जागृति आती है, जागृति आने के बाद समाज इकट्ठा होना शुरू होता है। इकट्ठा होना शुरू होता है तो समाज के अंदर चर्चाएं होती है। चर्चाएं होती है तो चर्चाओं के अंदर अपने अपने विचार आते हैं। आपका विचार मैं नहीं दे सकता, मेरा विचार आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ अपना ही विचार दे सकते हैं। पहले विचारों का टकराव होता है, विचारों का टकराव होते होते फिर एक रिलेशनशिप आती है कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस नस्ल के साथ में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि रेस तो 2 ही है भारत में, एक इंडिजीनियस रेस और दूसरी यहूदी रेस। 2 ही रेस है। आर्यन रेस जो है, जिसे यहूदी रेस हमने खोज के निकाला, ये 2 नस्लों का टकराव है। हम उन 2 नस्लों के अनुयायी हैं। कुछ लोग इंडिजीनियस पीपल के अनुयायी हैं और कुछ लोग यहूदी नस्ल के लोगों के अनुयायी हैं। 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की है, साहिब कबीर की, नामदेव की, गुरु नानक की, जाम्बोजी जसनाथ की, धन्ना जाट पीपा दर्जी की विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले पेरियार की, गाडगे बाबा की विचारधारा है। और एक तरफ उन यहूदियों की विचारधारा है जो आरएसएस नाम के संगठन के माध्यम से आती है। ये 2 विचारधाराएं हैं। मैं एक विचारधारा से प्रभावित हूं, कोई दूसरी विचारधारा से प्रभावित है। टकराव निश्चित है, टकराव निश्चित है तो गुटबाजी निश्चित है। इस मंथन से, इस बहस से, इस चर्चा से जो आए दिन हो रही है, इससे हमारे अंदर समझदारी पैदा होगी। हमारे अंदर समझदारी पैदा होगी और जब समझदारी पैदा हो जाएगी, उस समय हम निर्णय लेने की स्थिति में आएंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। जो सही है उसके साथ खड़े हो जाएंगे और जो गलत है उसे लात मार देंगे। सीधा सा मामला, कचरा साफ हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रोसेस चल रहा है अभी, जिसकी यहां पर भी कुछ चर्चाएं हुई, अरे भाई दही को साडो को ना पीवन, दही ने साडे एम पर राखे, मथनी ने झेरने ने एक पाया पर मेले, बे हाथ जोड़े और भाई बैठ जाए कि दे 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 मोखण दे, दे मोखण दे, दे मोखण दे, बे वो है ठेगना पड़े झड़ेडर बे बाउडा ने ठीरा झले जल्दी जान झाग आवे बड़े मोखण को आवे, मोखण तो बड़े पसे दोरो घणो मां जो चूड़िए हिलावनो पड़े, मार नैन तक मां हलावती बंठा है। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से निकालने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोसेस से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे छाछ एक तरफ होगी और मक्खन एक तरफ होगा। जो छाछ होगी उसे लात मार दी जाएगी, मक्खन होगा उसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर मक्खन की भी परीक्षा होगी, फिर उसे भी किसी बर्तन में डाल करके फिर उसे भी आग पर रखा जाएगा। हाँ, पसे अपनी मारवाड़ी भाषा में कहे आलन एक पाए घी एक पाए। तो प्रोसेस को छोटो मोटो को यानी कोई गारे माथे बे हाथ फेर प्रान, हे गए मैया दूध दे दे, हे गए मैया घी दे देगी क्या? पहला लातो ही खाने पड़े, भेगे ने सारो ही खवड़ावनो पड़े, गोबरी नवावनो पड़े, कतरा डफा करना पड़े ठाए। सदी जानवा दूध दे, पसे दूध ने ऊनो करनो पड़े, ऊनो करे बाद ठाडो करनो पड़े, ठाडो करनो पड़े, पसे जमावनो पड़े, पसे मथनो पड़े, पसे हैंग लाल भावे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें चलेगी। जब तक 2 विचारधाराओं का टकराव चलेगा तब तक चलेगी। आप लोगों को फैसला ये करना है। मैं हर उस पढ़े लिखे आदमी से निवेदन करता हूं कि अगर तुम कहते हो कि मैं बुद्धिजीवी हूं,
मैं बुद्धि से और विवेक से काम लेता हूं, तो पहले ये काम ले ले कि तू जो जिस विचारधारा को लेकर चल रहा है वो सही है या गलत। जागृत होने का मतलब ये नहीं कि आंखें फटी फटी है। आंखों से जागना जागना नहीं होता। जो दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है उसे जागना कहते हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान करे उसे जागना कहते हैं। बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं कि लेक्चरर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ और आपने क्वालिफाइड कर दिया, एमए कर दिया, डिग्री कर दी, एलएलबी कर दी, मैं बुद्धिजीवी हो गया। नहीं, वो क्वालिफाइड हो सकता है, बुद्धिजीवी नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी वो होता है, बुद्धिजीवी उसे कहते हैं जो सही क्या है और गलत क्या है उसका निर्णय ले सकते, उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। इसलिए जागृत और बुद्धिजीवी कहलाने के लिए भी एक परीक्षा पास करनी पड़ती है और इन्हीं परीक्षाओं को पास करते हुए यहां तक आए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि समझदार लोग थोड़े ही होते हैं। भीड़ नाचने को आती है, डीजे पर नाचते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कुछ ऐसे नहीं नाचा जाता तो पिंटिया जेब में रखते हैं, दबा करके फिर नाचते हैं। नाचने वाले भी चले गए, खाने वाले भी चले गए, कुछ एंजॉय करने आए थे वो भी चले गए, लेकिन जो समझना चाहते थे वो बैठे, समझना चाहते थे वो बैठे हैं। और मुझे समझने वाले चाहिए, मुझे समझने वाले चाहिए। नाचने वाले तो तभी आ जाएंगे जब आप नचाना चाहोगे, तो आपके हाथ में होना चाहिए। आप अगर नचाना सीख गए तो नाचने वाले तो कभी भी आ जाएंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आज भारत के अंदर मैं समुदाय की बात करूं या जाति की बात करूं तो पूरे भारत में आदिवासी समुदाय और भील जाति हर क्षेत्र में सबसे पीछे, हर क्षेत्र में। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने भी अपना 25-30 साल का समय दिया आदिवासियों में ही, लेकिन दिया बाहर, इधर नहीं दे पाया। और इधर इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैंने कबीर साहब की एक वाणी आई, सो श्लोक सुना था कि कबीर कभी नहीं जावना जलम भूम के गांव, गण अवगण जाने नहीं ले पहलुना नाव, वो तो तारियो पड़ो फरे। तो मैं कहा थोड़ा दिन छोड़ दियो, छोड़ दिया। पर थोड़ा जरा युवा तैयार हुआ, युवा की ओर मोड़ी लाओ ये पासो। पहला वाला था तो वो तारी हुए, हमें वाला था पड़ो साध, चलो हमें वाला के आओ मोटी। तो आए हैं तो कुछ दूसरी विचारधारा के लोगों को तकलीफ तो होगी, क्योंकि टकराव किन चीजों से होता है, जब एक ही समाज के अलग अलग संगठन हो या एक ही संगठन में अलग अलग लोग हो और उन लोगों के उद्देश्य अलग हो। जब उद्देश्य अलग होते हैं तो उनमें टकराव निश्चित है। इसलिए ऐसे टकरावों से डरने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करते हुए समाज में एक भाईचारा बनाना है।